जय हिंद दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे बहुत बेहतरीन होंगे। ठीक है, चलिए आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नया चैप्टर्स वर्णमाला। ठीक है, वर्णमाला को हम लोग बड़े अच्छे और बड़े सावधानीपूर्वक देखेंगे। ठीक है, जिन भी बच्चों का अगर वर्णमाला में अगर कोई भी क्वेश्चन फंसा हुआ है तो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद मुझे यकीनन उम्मीद है कि उनका डाउट्स ख़त्म होने वाला है। ठीक है, इसलिए वीडियो को पूरा का पूरा कंप्लीट ज़रूर देखें, वीडियो पूरा देखें, वीडियो स्किप ना करें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वर्णमाला। वर्णमाला, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्त, वर्णमाला कहते किसे हैं। ठीक है, कुछ विद्यार्थियों को पता भी होगा, कुछ विद्यार्थियों को नहीं पता होगा। जो जो पहले से पढ़ रहे हैं उनको पता होगा, जो इस टाइम पढ़ रहे हैं उनको नहीं पता होगा वर्णमाला किसे कहते हैं। तो हम लोग बात कर लेते हैं वर्णमाला कहते किसे हैं। ठीक है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, वर्णमाला कहते हैं हम वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, अब आप लोगों के मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि जो फिर वर्ण किसे कहते हैं, जिनको हम व्यवस्थित क्रम में रख करके एक वर्णमाला का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो दोस्त वर्ण, ठीक है, हेडिंग डालो वर्ण, हेडिंग है वर्ण। वर्ण क्या होता है, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, उसको हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। अभी मैं आप लोगों को इसके बारे में और डिटेल बताऊंगा। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, उसको हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। ठीक है, और एक और आता है इसमें, एक और आता है क्या, जैसे कि ध्वनि हो गया, ध्वनि। तो दोस्त जो वर्ण होता है हमारा ना, वो क्या होता है, लिखित आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। और जो हमारी ध्वनि होती है वही भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई होती है। भाषा की सबसे छोटी मौखिक, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या, ध्वनि। भाषा की सबसे मौखिक, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण। इन दोनों में अंतर समझना दोस्त, बड़ा ही सिंपल है। क्या, जैसे कि अगर मैंने बोला वर्ण, वर्ण में अगर जैसे मैंने बोल दिया क्या, क्या क्या है, एक वर्ण है। अगर इसको हम लिख रहे हैं, जैसे ब्लैक बोर्ड में हमने लिखा है, इसको अगर इसको करने के दो तरीके होते हैं। अगर एक तो हमने लिख दिया क्या, तो हमने क्या लिख दिया, एक वर्ण लिख दिया। और अगर इसको हम अपने मुख से बोलते हैं, उच्चरित करते हैं, जैसे कि के, खे, गे, ये क्या है, एक वर्ण है। तो ये क्या हो जाएगा, एक ध्वनि। तो भाषा की ध्वनि कभी भी लिखी नहीं जाती है, उसको सिर्फ बोली जाती है ध्वनि। ठीक है, चलिए इतना आसान सा है। और एक आता है अक्षर, अक्षर। अगर दोस्त, अगर मैं हिंदी में अगर आज मैं कहीं भी अगर ऐ की बात कर रहा हूँ तो इसका सही सिंपल एक तरीका है कि अगर मैं ऐ की बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब होता है नहीं। और क्या मतलब होता है, नहीं। जैसे कि अनाथ हो गया, अनाथ, मैं ऐ की बात कर रहा हूँ, जिसके माता पिता ना हो, अनाथ। अल्पायु, अल्पायु आया, जिसकी आयु कम हो, अल्पायु बोलते हैं इसको। ठीक है, इसी तरह जिसको तोड़ा ना जा सके, मिटाया ना जा सके, जिसको तोड़ा ना जा सके, मिटाया ना जा सके, मिटाया ना जा सके, जिसको तोड़ा ना जा सके और मिटाया ना जा सके, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं अक्षर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं वर्ण। चलिए इसको मिटा देते हैं सबसे पहले। इसको अच्छे से मिटाने के बाद चलिए ठीक है, देखते हैं हम क्या, वर्ण।
वर्ण। अभी इसके बारे में लोग पीछे बात कर चुके हैं कि वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, इसको हम कहते हैं वर्ण। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, जैसे कि हमने लिख दिया एक कै, क्या क्या है, एक वर्ण है। तो क्या सबसे छोटी लिखित इकाई है? जी हाँ, सबसे छोटी लिखित इकाई है, लेकिन ये भी टूटता है, एक वर्ण भी टूटता है दो चीज़ों में। एक तो पहला व्यंजन में, पहला व्यंजन में, दूसरा स्वर में। जैसे कि अगर हमको कै को तोड़ना है, ठीक है, अगर कै को तोड़ना है तो व्यंजन क्या हो जाएगा, कै। और देखो एक बड़ी प्यारी सी बात है, समझने वाली बात है, कै, कै के साथ क्या कोई मात्रा है, कोई स्वर है पहले से? जी नहीं, पहले से कोई स्वर विद्यमान नहीं है, तो उसको हम मानते हैं कि उसके साथ ए है, ठीक है। और व्यंजन इतना याद रखेंगे कि व्यंजन हमेशा हलंत के साथ और स्वर के साथ कभी भी हलंत नहीं, ठीक है। इसका ये उच्चारण हो गया, ठीक है। और अगर बात करते हैं, अगर इसी को समझने के लिए अगर आप लिख दिया यहाँ की, तो इसका कैसे होगा? इसमें भी एक व्यंजन है, एक स्वर है, क्या एक व्यंजन हो गया। और अगर स्वर की बात करते हैं, यहाँ देखो वर्ण पे पहले से ही एक मात्रा दी गई है। यहाँ देखो वर्ण पर एक पहले से ही मात्रा दी गई है, वो क्या है, छोटी ई की मात्रा। इसको हम यहाँ लिख देंगे छोटी ई की मात्रा। न कि कुछ विद्यार्थी ऐसे भी करते हैं कि यहाँ भी वर्ण है तो इसके साथ तो एक व्यंजन होगा, एक स्वर होगा, स्वर में हम ए लगा देते हैं। नहीं दोस्त, ऐसा नहीं होता है। इनके साथ अगर मात्रा पहले से दी गई हो तो उनको हम लिखते हैं। अगर मात्रा पहले से न दी गई हो तो वहाँ पे क्या होता है, ए होता है, ठीक है। चलिए, और अगर हम बात करते हैं स्वर की, अब अगर इसको हम ले लेते हैं स्वर की, स्वर, तो अब बात आती है स्वर किसे कहते हैं। स्वर जो स्वतंत्र रूप से बोले जाएं उन्हें हम स्वर कहते हैं। जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, जो स्वतंत्र रूप से बोले जाएं उन्हें हम क्या कहते हैं, स्वर। अर्थात इनको बोलने के लिए किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती, किसी भी व्यंजन की आवश्यकता नहीं होती है, इनको हम क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। जैसे कि ए, आ, क्या ए को बोलने के लिए किसी व्यंजन की आवश्यकता पड़ी? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, ए को बोलने के लिए किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ी, इसलिए हम इसको बोलते हैं कि स्वतंत्र। जो स्वतंत्र रूप से बोले जाएं उन्हें हम क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। ए, आ, ऐसे कितने हैं देखते हैं, ए, आ, छोटी, बड़ी, छोटाऊँ, बड़ाऊँ, री, ए, आई, ओ और औ, ठीक है। कितने, कुल कितने, कुल कितने, 11। एक बात यहीं आती है दोस्त, एक बात, कुल कितने, 11। एक बात यहीं आती है दोस्त कि उच्चारण के आधार पर कुल स्वर कितने, उच्चारण के आधार पर कुल स्वर, उच्चारण के आधार पर स्वर, उच्चारण के आधार पर स्वर हमने क्या दिया जी, हमने क्या दिया जी, 10। उच्चारण के आधार पर स्वर हमने कह दिया, उच्चारण के आधार पर स्वर कितने, 10। अब 10 कैसे, आप बोलोगे पहले तो 11, अब 10 कैसे, ठीक है। ये देखो दोस्त, ये जो री है, री, जो री, इसका जब हम उच्चारण करते हैं ना तो ये आवाज़ ये रै की देता है। जैसे अगर इसका उच्चारण लिखते हैं हम ऐसे, री, आवाज़ ये रै की देता है, आवाज़ ये रै की देता है, ठीक है। और रै क्या है, एक हमारा व्यंजन है, इसलिए इसको हम स्वर में काउंट नहीं करते हैं उच्चारण के आधार पर। इसलिए टोटल उच्चारण के आधार पर स्वर कितने हैं, 10। और अगर हम बात करते हैं कुल लिखित आधार पर स्वर कितने, कुल लिखित
आधार पर स्वर, कुल लिखित आधार पर स्वर की अगर हम बात करते हैं तो वो कितने होते हैं? 11 तो आपको पहले से ही पता है। इसमें 2 और जुड़ जाते हैं। 2 कौन से? एक अनुस्वार, और एक होता है विसर्ग। अनुस्वार में कौन? अनुस्वार में अंग और विसर्ग में है। अगर हम इन दोनों को मिला करके एक साथ बोलते हैं अगर, तो इनको हम क्या कहते हैं? अयोगवाह ध्वनि, अयोगवाह। ठीक है दोस्त। और अगर हम बात करते हैं स्वरों के वर्गीकरण पे, तो हम हेडिंग डालते हैं स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण, हेडिंग क्या है? स्वरों का वर्गीकरण। हम स्वरों को कितने आधार पर कितने कितने चीज़ों में रख सकते हैं वो हम देखते हैं स्वरों के वर्गीकरण के आधार पर। पहले हम देखते हैं मात्रा के आधार पर स्वर। मात्रा के आधार पर स्वर, मात्रा के आधार पर स्वर क्यों कहते हैं? मात्रा के आधार पर स्वर हमारे जी तीन प्रकार। कौन कौन से देखते हैं? पहले नंबर पे आ जाएगा ह्रस्व, या जिसको हम लघु भी बोलते हैं, इसको हम छोटा भी बोल सकते हैं। और इनकी होती है दोस्त एक मात्रा, इसलिए इनको हम एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। एक मात्रिक स्वर, ठीक है। दूसरे नंबर पे क्या आता है? दूसरे नंबर पे आता है जी दीर्घ। इनको हम गुरु भी कहते हैं, जिनका प्रयोग अभी छंद में आएगा, गुरु। और तीसरा क्या हो गया? इनको हम द्विमात्रिक, इनमें होती है दोस्त 2 मात्राएं, इसलिए इनको हम द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। द्विमात्रिक स्वर। और तीसरे नंबर पे आता है प्लुत, या फिर त्रिमात्रिक। जैसे कि ये देख लेते हैं पहले, जैसे ये देख लेते हैं हर्ष स्वर, या फिर लघु स्वर, या छोटा स्वर, या एक मात्रिक स्वर। अगर कहीं भी इनकी बात करें तो इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या होती है जी 4। कौन कौन से? सभी छोटे वाले एक स्वर, एक मात्रा वाले, ए, ई, उ, री, ठीक है। और अगर बात करते हैं दीर्घ स्वर की, 2 मात्रा वाले स्वर, 2 मात्रा वाले स्वर कौन कौन से? बाकी 7, आ, बड़ी, बड़ाऊं, ए, आई, ओ, औ। ये हो गए हमारे दीर्घ स्वर, ठीक है, या द्विमात्रिक स्वर। और प्लुत, जैसे में ओम, राम, सबसे ज़्यादा समय या त्रिमात्रिक स्वर जिसे हम कहते हैं वो यही लेते हैं, ठीक है। कौन वाले? प्लुत वाले। अब हमने बांट दिया स्वरों का वर्गीकरण, हमने कर दिया किसके आधार पे? मात्रा के आधार पे। अब दूसरा करते हैं हम जाति के आधार पे, ठीक है। ये हो गया अच्छे से कंप्लीट। चलो इसको मिटाते हैं। दूसरा हो गया जाति के आधार पर स्वर। दूसरा क्या हो गया? जाति के आधार पर स्वर। जाति के आधार पर स्वर। जाति के आधार पर स्वर कितने? जाति के आधार पर स्वर सिर्फ 2। कौन कौन से? सजातीय और विजातीय। सजातीय और एक हो गया विजातीय। सजातीय और विजातीय। सजातीय कौन? समान जाति का। समान जाति का, अलग जाति के या भिन्न भिन्न जाति के? अलग जाति का। और सजाति में क्या होता है? सिर्फ दीर्घ वाले आते हैं, दीर्घ वाले।
दीर्घ वाले। इसमें कौन कौन से? ए हो गया, ई हो गई और ऊ हो गया। इनका निर्माण बच्चों बहुत ही आसान होता है। जैसे कि आप सब लोग जानते होंगे, संधि में पढ़ा होगा, ए प्लस ए मिल करके बड़ा और छोटी ई और प्लस छोटी ई, यहाँ छोटा ऊ प्लस ऊ, इतना, ठीक है। और अगर बात करते हैं विजातीय के, विजातीय स्वर कौन कौन से? ए, आई, ओ, औ। इनका भी निर्माण बच्चे बड़ा आसान होता है। इनके सबके अंत में लगाओ क्या? ए। अब ए देखते हैं। ए, इसका स्टैंड कैसे है? ए की तरह। इसका स्टैंड है ई की तरह, है ना। जैसे कि ये देखो ई, इसका स्टैंड भी तो इधर ही झुका है, स्टैंड झुका है ना इधर ही, ठीक है। और ऐसे ए है और ये ऐसे है ई, ठीक है। इसलिए इसका निर्माण करते हैं छोटी ई से। और अगर बड़े वाले का निर्माण करना है तो अपने छोटे वाले भैया से। ओ देखो, जे ऐसे ऊ की तरह लग रहा है तो इसका निर्माण हो जाएगा ऊ से। और देखो, हमने बताया ऊपर कि अगर बड़े वाले का निर्माण करना है तो अपने छोटे वाले से होता है। तो औ का निर्माण कैसे? ओ प्लस ओ, ठीक है। इन्हीं को हम क्या कहते हैं? इन्हीं को हम संयुक्त स्वर कहते हैं। संयुक्त व्यंजन तो सभी जानते हैं, लेकिन संयुक्त स्वर किन्हें कहते हैं? संयुक्त स्वर कहते हैं ए, आई, ओ, औ। इन्हीं को हम क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर। इन्हीं को हम क्या कहते हैं? इन्हीं को हम कहते हैं संयुक्त स्वर भी कहते हैं, ठीक है। चलो, तो दोस्त पहले हमने बताया मात्रा के आधार पर, अब बता दिया जाति के आधार पर। अब तीसरा हम करते हैं जीव के आधार पर स्वर का वर्गीकरण। जीव के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। जीव के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। जीव के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। जीव, जो हमारी ये जीव है ना, जीव, इनके आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कैसे करते हैं? पहला तो भाग होता है इसमें 3 भाग होते हैं। एक अग्र भाग होता है, एक मध्य होता है, एक पश्च होता है, ठीक है। चलिए, तो 3 प्रकार से करते हैं। कितने प्रकार से करते हैं? जीव के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कितने प्रकार से करते हैं? 3 प्रकार से करते हैं। पहला अग्रस्वर, ठीक है। दूसरा मध्य स्वर, या इसी को हम उदासीन स्वर भी बोलते हैं, उदासीन स्वर। और तीसरा पश्च स्वर। अग्रस्वर में कौन कौन से? अग्रस्वर में जो जिनका स्टैंड ऐसा हो कि ऐसा लगे कि ये आगे की तरफ गिर जाएंगे, ये होते हैं अग्रस्वर। कौन कौन से आते हैं देखते हैं। जैसे छोटी ई, बड़ी ई, इनका स्टैंड कुछ ऐसा नहीं लग रहा है, जैसे लग रहा है कि ये आगे की तरफ गिर जाएंगे। ऐसा तो नहीं कि कि पीछे की तरफ गिर जाएंगे, नहीं, आगे की तरफ गिर जाएंगे। इनका स्टैंड ऐसे है, ठीक है। और ये इसका भी स्टैंड देखो ऐसे है, जिससे आगे की तरफ गिर जाएगा ये। इनको हम बोलते हैं अग्रस्वर, ठीक है। और अगर मध्य स्वर की बात करते हैं या उदासीन स्वर की बात करते हैं तो सिर्फ एक ही आता है इसमें, वो क्या है? ए। क्या है? ए। इसी को हम उदासीन स्वर भी बोलते हैं, ठीक है। और अगर पश्च स्वर की बात करते हैं तो ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5 5। अब उसके बाद जो 6 आते हैं बाकी के, इसमें आ जाएंगे बाकी के 6 पश्च स्वर में। चलिए, ठीक है। इतना हो गया, इतना समझ में आ गया। चलो ठीक है। और अब करते हैं हम मुख खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। अगला नेक्स्ट हमारा आएगा मुख खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। पहला हो गया हमारा मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, दूसरा हो गया जाति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, और तीसरा हो गया हमारा
मुख खुलने के, तीसरा हो गया हमारा जीव के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। अब चौथे की बात करते हैं हम, मुख खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। मुख खुलने के आधार पर, मुख खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। मुख खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। मुख खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कितने प्रकार से कर सकते हैं? मुख खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कर सकते हैं 4 प्रकार से। पहले नंबर पे आता है हमारा समृद्ध, दूसरे नंबर पे आएगा विवृत, तीसरे नंबर पे आएगा हमारा अर्ध समृद्ध, चौथे नंबर पे आएगा हमारा अर्ध विवृत। खुलता है मुख पूरा खुला, मुख आधा खुला, मुख आधा खुला, मुख बंद सा, और ये क्या होता है समृद्ध में? मुख बंद सा, मुख बंद, और ये आधा बंद मुख। आधा बंद मुख। ठीक है। अब इनमें कौन कौन से स्वर आते हैं इनको हम देखते हैं। समृद्ध, जैसे कि इनको समझने के लिए ना एक बहुत अच्छी सी ट्रिक है, इनको समझते हैं। देखो जैसे समृद्ध, सबको बुलाना, ई को भी और ऊ को भी, सब ई को भी बुलाना और ऊ को भी बुलाना। तो समृद्ध में कौन कौन से आ जाएंगे भैया हमारे? समृद्ध में आ जाएंगे सब ई और ऊ को भी बुलाना, छोटी, बड़ी, ऊ और ऊ, ये कौन से आ जाएंगे भैया हमारे? समृद्ध में आ जाएंगे। ठीक है, सबको भी बुलाना। विवृत में कौन सा आता है? विवृत में सिर्फ एक ही आता है भाई, विवृत में सिर्फ एक आता है, कौन सा? हाँ। अगर विवृत में सिर्फ एक आता है, अगर मुख पूरा खुला है तो अर्ध विवृत में मुख आधा बंद है तो भैया ऐ तो आएगा ही आएगा। ठीक है। अब इनके लिए एक और ट्रिक क्या है? इनके लिए एक और ट्रिक है भैया कि अगर इसमें हम छोटा ले लेंगे तो सब छोटा ही तो लेंगे ही नहीं ना। अब एक काम करते हैं भैया, एक बड़ा वाला ले लेते हैं, ऐ को ले लेते हैं और ओ को ले लेते हैं। ठीक है। अब इनमें देखते हैं, इनमें बच गया हमारा अर्ध समृद्ध में। अर्ध समृद्ध में भैया हमारा हो जाएगा छोटा वाला ए और क्या? ओ। इनमें भैया हो जाएगा हमारा ए और आई, ए और ओ। याद हो गया? नहीं, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं दोस्त, मुख खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। ठीक है, हमने बड़े अच्छे से बताया आपको कि मुख खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण हम कर सकते हैं 4 प्रकार से। पहला कौन सा? समृद्ध, दूसरा विवृत, तीसरा अर्ध समृद्ध, चौथा अर्ध विवृत। ठीक है। अब बात करते हैं समृद्ध, मुख बंद सा। विवृत में मुख पूरा खुला, मतलब मुख पूरा खुला रहेगा। जैसे कि देखो, आ बोलते समय क्या मुख पूरा खुल रहा है? हाँ बिल्कुल खुल रहा है भाई। छोटी ई बोलते समय छोटी ई, मुख बंद सा, ऐसा नहीं लग रहा है जैसे जो मुख बंद सा है, छोटी ई आधा बंद है, आधा से भी ज़्यादा बंद है भाई, मुख बंद सा है। और आधा बंद मुख ए, आधा मुख बंद है। ठीक है। और इनको देख लो, ये कुछ ठीक है। ठीक है। अभी तक दोस्त हम लोग बात कर रहे थे स्वरों की, अब बात कर लेते हैं हम व्यंजनों की। ठीक है। व्यंजन, व्यंजन, व्यंजन को हमेशा हलांत के साथ लिखा जाता है, इसलिए इसको संस्कृत में हम हल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हल भी कहते हैं। अब व्यंजन को तो हल कहते हैं, वो अलग बात है, लेकिन व्यंजन किसे कहते हैं ये समझना जरूरी है। ठीक है। जो स्वरों की सहायता से बोले जाएं, जो स्वरों की सहायता से जो स्वरों की सहायता से बोले जाएं उन्हें हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। जैसे कुल व्यंजन की अगर बात कर रहे हैं हम,
कुल व्यंजन की अगर हम बात करते हैं तो व्यंजन कुल कितने, 33। अगर हम कुल व्यंजनों की बात करते हैं तो कुल व्यंजन कितने, 33। ठीक है, देखते हैं कौन कौन से हैं। के, खे, गे, घे, अंग, चे, छे, जे, झे, इं, टे, ठे, डे, ढे, अड़, ते, थे, दे, धे, ने, पे, फे, बे, भे, मैं। एक बात याद रखिएगा दोस्त, ये क्या है, एक वर्ड है, क्योंकि इसके साथ हलंत नहीं लगा है, और हमने बताया आपको कि व्यंजन के साथ हमेशा हलंत लगता है। ठीक है, इसके साथ इसको व्यंजन बनाने के लिए हम इसके साथ हलंत का प्रयोग करेंगे। ये हलंत का चिन्ह है। ठीक है, सब जगह लगा देते हैं जल्दी जल्दी से। अब ये हो कितने गए, 1 2 3 4 5, और इस लाइन में भी 5 5 बचे 25। तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, स्पर्शी व्यंजन या फिर वर्गीय व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन या फिर इसको बोलेंगे वर्गीय व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन या वर्गीय व्यंजन, इसको वर्गीय व्यंजन इसलिए बोलते हैं क्योंकि भाई ये 5 5 का स्क्वायर 25, इसलिए इसको हम बोलते हैं 25। और अगर बात करते हैं हम कुल व्यंजन की, तो कुल व्यंजन कितने थे हमारे, 33 थे। लेकिन हमने कितने अभी तक अभी बात की, हमने 25 की बात की। स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी, 25। तो और देख लेते हैं ना। ठीक है, और अब देखते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं, अंतस्थ व्यंजन होते हैं ये 4। कौन कौन से, ये, र, ल, व, अंतस्थ। और एक आता है उसमें या संघर्षी व्यंजन, उसमें या संघर्षी। ये कितने, 4। बड़ा स, मूर्धन्य स, छोटा सा है, ये 4, ये 4, 8, और ये 25, 25 + 8 33। व्यंजन कितने हो गए, 33। जी हो गया। एक चीज़ और रह गया दोस्त, वो ध्यान से देखना। इतना हो गया, ठीक है। इस एक चीज़ और रह गई, उसको ध्यान से देखिएगा, बिंदी। ठीक है, बिंदी कितने प्रकार से लगती है, बिंदी, प्रश्न रहेगा बिंदी कितने प्रकार से लगती है। जैसे कि इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं खड़ी पाई, इसको बोलते हैं सिरोरेखा, इसको क्या बोलते हैं, सिरोरेखा, और इसको खड़ी पाई। देखो दोस्त, बिंदी कहाँ कहाँ लगती है, एक तो बिंदी ऊपर लगती है, एक बिंदी ऊपर लगती है, जी आपको पता ही है कि किस में लगती है, अनुस्वार में, अनुस्वार में। ठीक है, एक बिंदी आगे लगती है, इधर एक बिंदी, इधर, और एक बिंदी इधर नीचे, और ये, इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं पंचमाक्षर। पंचमाक्षर में सिर्फ कौन सा, अंगा वाला। और इनको क्या बोलते हैं दोस्त, इनको बोलते हैं उच्छिप्त। उच्छिप्त या फिर द्विगुण व्यंजन। कौन कौन से, ड, ढ, नीचे बिंदी। और इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं नुक्ता या नई विकसित ध्वनि, या नई विकसित
ध्वनि कौन कौन सी है? के, कौन कौन सी है? के, खे, गे, जे, फे। इनमें यहाँ बिंदी होती है, इनमें यहाँ बिंदी होती है, ठीक है। इनको हम क्या कहते हैं? इनको नई विकसित ध्वनि भी कहते हैं। और इनका निर्माण किसने किया? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, राजा शिव प्रसाद, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने, ठीक है। पंचवां अक्षर सिर्फ एक में लगता है। नई विकसित ध्वनि कौन कौन सी? कैक है, गैग है, जैक है। कैक है, गै, जैक है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? चलो ठीक है, आगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? चलो ठीक है, अब आगे देखते हैं व्यंजनों का उच्चारण के आधार पर वर्गीकरण। व्यंजन का उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण कैसे करते हैं हम, वो देखते हैं। जैसे के, खे, गे, घे, अंग, चे, छे, जे, झे, इया, टे, ठे, डे, ढे, अड़, ते, थे, दे, धे, ने, प, फ, बे, भे, म। ठीक है, अब बात आती है। तो सबसे पहले तो ये ध्यान देते हैं कि भैया इनको हम हलंत के साथ लिखेंगे, क्योंकि ये तो फिर बॉन्ड हो जाएंगे ना। इनको व्यंजन बनाने के लिए सबसे पहले हम हलंत लगा देंगे, ठीक है। और अब सबसे पहले बात आती है कंठ। गर्दन में सबसे पहले क्या पड़ता है? कंठ। कंठ से क्या बन जाएगा? कंठव्य, कंठव्य, ठीक है। और दूसरा उसके बाद क्या आता है? तालु। जो विक्स की एड में नहीं दिखाते हैं टीवी में, उसको बोलते हैं तालु। तालु से क्या बन जाएगा? तालव्य, तालव्य। उसके बाद क्या आता है? तीसरा, यहाँ पे जहाँ हमारी घंटी होती है